बच्चों, आप सभी ने घी, गुड़ और शहद तीनों ही चीज़ों को खाया होगा। तो आज हम कक्षा 5वीं पाठ 2 घी, गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष मतलब एक ऐसा पेड़ जो घी भी, गुड़ भी और शहद भी देता है, उस पेड़ के बारे में जानेंगे इस पाठ में। तो ध्यान से सुनिए, पाठ पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। सही बात है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्पवृक्ष का नाम तो सबने सुना ही होगा। कल्पवृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद हैं। तो ये बोल रहा है कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, कितने उपयोगी हैं ना। तो एक पेड़ का नाम भी इसमें दिया है, कल्पवृक्ष। आपने देखा होगा, ऐसा होता ही है। ठीक है, ये है कल्पवृक्ष का फोटो। आओ तुम्हारा परिचय घी, गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। हमने पेड़ से पत्तियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, ये सब तो सुना था। लेकिन अब हम एक ऐसे विचित्र वृक्ष को जानेंगे जो घी, गुड़ और शहद देता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ तथा शहद देता है। उत्तराखंड एक राज्य है उत्तर भारत में। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार ये सब है ना, वैसे उत्तराखंड भी है। तो वहाँ पे एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ और शहद देता है। इसके अलावा और क्या क्या, बहुत ये तो देता ही है, साथ में फल, औषधि मतलब दवाई, जानवरों के लिए चारा, ईंधन मतलब जलाने के लिए लकड़ी वगैरह, और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। कितना उपयोगी है पेड़। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तेलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष, इंडियन बटर ट्री रख दिया, है ना। तो देखो, बटर ट्री के भी नाम से इसको जाना जाता है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग मतलब जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोग इसे च्यूरा कहते हैं। च्यूरा, आधा चा यूरा, च्यूरा। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब एक और पता चल गया आपको, काली नदी भारत नेपाल की सीमा के पास। अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, तो इतना ज़्यादा उपयोगी है तो इसका और उगाओ, तब ज़्यादा से ज़्यादा घी, गुड़, शहद, दवाई, कीटनाशक सब चीज़ मिलेगा। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहाँ के लोगों के लिए यह कल्पवृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चूरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आपके पास 4 पेड़ है तो साल भर घी आप खाते रहो। उन वृक्षों से वह गुड़ और शहद भी प्राप्त करते हैं। अब वृक्ष से शहद और गुड़ भी मिलता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है, जिसके नीचे बैठोगे तो धूप में आपको गर्मी नहीं मतलब गर्मी लगेगा, लेकिन तेज धूप नहीं लगेगा, छाया में रहोगे आप। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। मतलब जैसे अभी अक्टूबर आ गया है तो अभी यहाँ फलने फूलने का समय हो गया है उसका। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग के लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। मतलब फल टेस्टी तो होता है, सुना था, महकता भी बढ़िया है। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चूरा पकने वाला है। मतलब आसपास वहाँ आप घूमोगे तो इसका महक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, चूरा पक गया है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं। बहुत चाव से मतलब बहुत मज़ा लेके खाते हैं, और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। जैसे हम आम खाते हैं तो बीज फेंक देते हैं ना, लेकिन ये लोग चिवड़ा का फल खा के उसको बीज को फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें ज़मीन से बीन कर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ा, फल खाया, बीजा को बंदर तो फेंक देगा।
तो नीचे क्या करेंगे, जो लोग रहते हैं वो लोग बीजा को इकट्ठा कर लेते हैं। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। अब 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, एक पेड़ 100 किलो बीज दे देता, खाली बीज। तो सोचो फल तो हजारों किलो होगा, है ना। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। क्या कि बीजा को लिए धूप में सुखा लिए और पीस लिए और फिर पानी में उबाल लिए। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह का खाद्य पदार्थ, घी तो देखिए होगे, पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो जब उबाल लेते हैं फिर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं तो घी पानी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि तेल पानी के ऊपर तैरता है, घी पानी के ऊपर तैरता है। इसे कपड़े से छान कर अलग कर लेते हैं। कपड़े छान देंगे तो पानी छन जाएगा, घी रह जाएगा ऊपर। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है। जो वनस्पति घी है जैसे डालडा, उसकी तरह ये सफ़ेद दिखता है और ठोस होता है। ठोस मतलब जैसे घी देखे होगे आप, जम जाता है, गरम करते हैं तब पिघलता है। तो वैसे ये साधारण ताप मतलब नॉर्मल, एकदम उबालेंगे नहीं, एकदम आंच पे नहीं रखेंगे तो ये ठोस रहेगा, मतलब मजबूत, है ना, पिघला हुआ नहीं रहेगा। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं। जैसे पूड़ी छानना हुआ तो इस घी में छान लेंगे। तो जो अत्यंत स्वादिष्ट मतलब बहुत टेस्टी और हानि रहित मतलब इसको खाओ तो नुकसान नहीं करेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल डेयरी से दूध घी खरीदे और खूब सारे घी खाएंगे तो नुकसान करेगा ना, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे गाय का घी होता है, भैंस का घी होता है, उसी तरह से इस वृक्ष का घी भी होता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। जैसे आप लोग देखे होंगे तेल दिवाली वगैरह में और भी कभी कभी तेल से दिया जलाते हैं, तो वैसे ही ये जलता भी है, वो भी धुआं रहित। जैसे आप कागज़ जलाओगे तो थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, कोयला जलाओगे तो और धुआं निकलता है, मिट्टी तेल जलाओगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है। लेकिन ये जलाओगे तो धुआं ही नहीं निकलेगा, मतलब एकदम प्योर फॉर्म में जलता है, पूरा जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठियावात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिवड़ा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। अब देखो, जैसे हम ठंडी में हमारा हाथ पैर फटता है तो हम बोरोलिन, बोरो प्लस, मॉइस्चराइज़र ये सब लगाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं और अपने बीमारी को ठीक करते हैं, प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है। अब इसमें एक रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने के काम आता है। सौंदर्यवर्धक मतलब जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए फेयर एंड लवली बहुत सारा क्रीम लगाते हैं ना, तो वैसे ही इससे क्रीम, सौंदर्य मतलब सुंदर दिखने वाला क्रीम बनता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, अब जैसे अक्टूबर नवंबर चल रहा है अभी, तो यह बहुत फूलों से भरा हुआ हो जाएगा ये वृक्ष। तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। मतलब इस फूल को देखकर मधुमक्खी अकेले नहीं, पूरे झुंड के साथ ही इस पेड़ में आ जाती है। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिवड़ा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वाद शहद हमेशा उपलब्ध होता है। आप देखो, इतना अच्छा फूल वाला पेड़ रहेगा तो मधुमक्खी तो आएगा ही, और मधुमक्खी आएगा पूरे झुंड के साथ तो अपना छत्ता भी बनाएगा, छत्ता बनाएगा तो बहुत सारे छत्ते हो जाएंगे और उसमें से शहद मिलेगा। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। अब क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क वाला काम है तो इसलिए थोड़ा टेक्निक से काम लेना पड़ेगा। जब ये चिवड़ा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इस पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे ये फूल बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मतलब वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, इन पर चढ़कर
सावधानी से डाली हिलाते हैं और फूलों का रस को बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको छान कर और उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने व खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा होता है। जैसे हम लोग जो मार्केट से गुड़ लाते हैं वो गन्ने का रस से बना होता है, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक टाइप का दिखता है, थोड़ा पीला टाइप का दिखता है, वो गुड़ गन्ने के रस से बना होता है। लेकिन ये जो गुड़ है चूरा वृक्ष से जो बना है वो भी इसी के जैसा दिखता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। औषधि माने दवाई। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चूरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। जितना उगाते हैं सब आसपास के लोग ही उसको ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इन अनोखे वृक्षों के घी गुड़ और शहद का लुत्फ़ उठा सकते हो। मतलब ये चैप्टर में ये बताया है कि अगर हमको खाना है तो हमको भी नेपाल सीमा के पास पिथौरागढ़ या चूरा वृक्ष जहाँ पे है वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ का घी और गुड़ खाने के लिए। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमानों पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। अब ये वैज्ञानिकों से कह रहा है कि ऐसा कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि यहाँ विश्रामपुर, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में ये उगे और सब कोई इसका घी गुड़ शहद खा के आनंद उठा सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ शब्दार्थ है। परिचय मतलब जानकारी या पहचान। जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपका दोस्त आया तो आप अपने मम्मी पापा को बोलोगे ना, मम्मी ये है मेरा दोस्त। तो आप क्या किए, उसका जानकारी दिए कि ये मेरा दोस्त है, मतलब आपने उसका परिचय करवाया। इलाकों मतलब क्षेत्रों, एरिया। उपलब्ध मतलब प्राप्त, जैसे कोई चीज़ आपने प्राप्त किया। तादाद मतलब संख्या, कितना संख्या है। स्वादिष्ट मतलब ये आपको बताना है, ठीक है, जैसे कोई खाना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट को और क्या बोलते हैं। वातावरण मतलब आसपास की स्थिति। बाकायदा मतलब नियम के अनुसार। अनोखा मतलब ये भी आप बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे बोलते हैं ना ये अनोखा वृक्ष है। सौंदर्यवर्धक मतलब सुंदरता बढ़ाने वाला। पुष्पित मतलब खिले हुए फूल सहित। अमूल्य जिसका मूल्य नहीं या अनमोल। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में हिंट दे दिया है, इसमें से आप जो खाली स्थान है उसको भर सकते हैं। जैसे औषधि, एक तो मैं बता रहा हूँ औषधि मतलब क्या होता है, यहाँ से खोजो। जायकेदार होता है कि निराला होता है कि दवाई होता है कि कोशिश होता है। तो औषधि मतलब दवाई होता है, चैप्टर में भी अभी हमने जाना था, ठीक। सुगंधित खुशबू वाला, जैसे कोई फूल सुगंधित होता है, परफ्यूम सुगंधित होता है। सुगमता मतलब बड़े आसानी से, सरलता से। तकनीक मतलब युक्ति या उपाय, है ना, कोई तरीका। उत्पादन मतलब पैदावार। तैलीय मतलब तेल युक्त, जिसमें तेल हो। लुत्फ मतलब आनंद, ठीक है, ये है। तो इसको आप लोग भी रीड करके अच्छे से समझिए